हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। आज हम लोग पीसीआई के अकॉर्डिंग थर्ड सेमेस्टर में जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है बेटा, उस माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी आपके सेमेस्टर को कवर करता है। इसके अलावा जीपेट एग्जामिनेशंस में 3 to 5 क्वेश्चंस जो है वो माइक्रोबायोलॉजी से पूछे जाते हैं। मिनिमम आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम 5 to 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 5 एटलीस्ट आपको मिलेंगे, 3 to 5। चलो, तो 3 से 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे जीपेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही सेमेस्टर में हमें केवल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, बहुत बड़ा टॉपिक्स नहीं है। और दूसरी चीजें जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी जो है वो हम लोग 11th-12th में पढ़े होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे फार्मास्यूटिक्स जिसमें आप टैबलेट, कैप्सूल्स, सायरप, इसके अलावा अदर्स डोजेस फॉर्म जो आप डिस्कस करते हैं वो हम 11th-12th में नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको जो फार्माकोलॉजी है मेडिसिन का, वो भी हम नहीं डिस्कस करते हैं। हम फार्माकोग्नोसी जो मेजर सब्जेक्ट है वो भी हम 11th-12th में नहीं पढ़े हुए होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे माइनर सब्जेक्ट है जैसे कि HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो हम लोग ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ऑलरेडी कुछ पोर्शन जो है वो हम टच करते हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके अलावा आपको स्ट्रैटेजी इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस, इन सब में हम थोड़ा बहुत, या ह्यूमन डिजीज वाला जो चैप्टर 12th में था, इन सब में हम थोड़ा बहुत माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा क्लास 11th में भी आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये सब आप लोग डिस्कस किए होंगे। बायोकेमिस्ट्री भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं बेटा। बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारे 11th में टॉपिक है वही हमारा आगे जा करके जो फार्मेसी है हमारा बी फार्मा, उसमें बायोकेमिस्ट्री हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी भी हम 12th में पढ़ते हैं, 2 चैप्टर है हमारा, यूनिट 4, वहां से हमें फिर बी फार्मा। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लगभग 3 to 5 क्वेश्चंस को टच करते हैं जीपेट एग्जामिनेशंस में, जिससे 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। यानी ईच एंड एवरी ईयर यू विल सी कि बायोकेमिस्ट्री से आपको 3 to 5 क्वेश्चंस आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी से 3 to 5 क्वेश्चंस आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी से 3 to 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे ऐसे सब्जेक्ट हैं। HAP जो हमारा है वो लगभग 5 से 8 क्वेश्चंस टच करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ पोर्शन जो हम 11th-12th में पढ़े होते हैं वहां से क्वेश्चंस हमें यहाँ पे आता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, लगभग मानकर चलो कि आउट ऑफ 125 क्वेश्चन जो जीपेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनमें से 25 से यानी 25 to 35 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। यानी कि लगभग 25 से 35, 25 to 35 क्वेश्चंस, और 25 और 35 क्वेश्चंस कैटेगरी वालों के लिए एक सिलेक्शन है जी। यानी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी वाले के लिए जीपेट में सिलेक्शन है कि अगर आपने 35 क्वेश्चंस वहां पे टच कर दिए, करेक्ट क्वेश्चंस आपने अगर वहां पे लगा दिए, तो आपका जीपेट में क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। इट मींस अगर देखा जाए तो हम कोर सब्जेक्ट को छोड़ दें, यानी फार्मास्यूटिक्स छोड़ दें, हम फार्माकोलॉजी छोड़ दें, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अगर हम छोड़ दें, फार्माकोग्नोसी अगर हम छोड़ दें, जो हमारा कोर सब्जेक्ट है फार्मेसी का, इनको छोड़ करके भी जो हमारा बेसिक सब्जेक्ट है जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम ऑलरेडी 11th-12th में पढ़े होते हैं, है ना। तो लगभग 25 to 35 क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पोर्शंस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। जीपेट में 3 to 5 क्वेश्चंस। बाकी आने वाले टाइम में रिसर्च में जब आप जाओगे, एनालिस्ट, CSIR वगैरह में जाओगे, तो वहां पर आपको माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाओगे तो जो IB वाला जो एरिया होता है, जहां पर अपना पेरेंट्रल जो प्रोडक्ट बनते हैं, उस एरिया में स्टेरिलाइजेशन, या तो वहां पर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, माइक्रोबियल एसेस से रिलेटेड होते हैं। तो इनका फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में भी इनका रोल है जी। अगर कोई लैबोरेटरीज आप ज्वाइन करते हो वहां पर इसका रोल है। गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है एनालिटिक्स के रूप में, तो वहां पर लैबोरेटरीज में इसका रोल है। QC पूरा एसेप्टिक जो एरिया होता है वहां पर माइक्रोबायोलॉजी का अपना ही रोल है। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो अपने आप में एक ब्रांच है। जैसे आप बी फार्मा कर रहे हो, वैसे ही बहुत सारे बच्चे जो है वो माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, MSc इन माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, और वहां पर वो क्या करते हैं, फिर अपना कैरियर वहां पर आगे सेट करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में भी एक ब्रांच है। लेकिन बी फार्मा में हमें केवल एक सेमेस्टर यहाँ पर
पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन उतना हमें पढ़ना है जितना से हमारा जीपेट में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। अगर हम किसी इंटरव्यू को फेस करें तो वहां पर हम इंटरव्यू क्रैक कर जाएं, या तो अगर हमारी थीसिस वगैरह या हम R&D डिपार्टमेंट या F&D डिपार्टमेंट में अगर हम जॉब करते हैं फार्मा से रिलेटेड, तो वहां पर हमारा सिलेक्शन हो जाए और वहां के सारे टर्म्स हमें क्या हो, क्लियर हो। तो मैं तो एक चीज और आपको बताऊंगा कि माइक्रोबायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल्स है उस प्रैक्टिकल्स पे भी आप फोकस कीजिए, यानी आपके कॉलेज अगर प्रैक्टिकल्स कराता है माइक्रोबायोलॉजी का तो वो प्रैक्टिकल्स भी आप जरूर परफॉर्म कीजिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल्स आने वाले टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। जैसे बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल्स है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रैक्टिकल्स है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अपनी कैरियर्स के बेस पर देखें तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो क्या हेडिंग डालते हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है और बहुत ही कम टाइम में ये आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं बेटा, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले डेफिनेशंस की एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी होते क्या है। तो अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं बेटा, तो ये माइक्रोबायोलॉजी टोटल 2 वर्ड से बना है। एक यहाँ पे वर्ड है बेटा माइक्रो और एक है बायोलॉजी। एक है हमारा माइक्रो, एक है हमारा बायोलॉजी। ये हमारा क्या हो गया, माइक्रोबायोलॉजी। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी फर्दर 2 टर्म्स से बने होते हैं, बायो एंड लॉजी। बायो एंड लॉजी। अगर लॉजी की बात की जाए बेटा तो लॉजी मीन्स क्या होता है, लोगोस, और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी, टू स्टडी, है ना। तो लॉजी मीन्स क्या होता है, तो लॉजी मीन्स होता है लोगोस, और लोगोस मीन्स क्या होता है, स्टडी। इट मीन्स क्या कर रहा है, अच्छा बायो का मतलब क्या है बेटा, तो बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप सभी को मालूम होगा कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। और अगर स्टडी ऑफ माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल इन साइज। माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल इन साइज। देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल इन साइज और मैक्रो मीन्स होता है लार्ज इन साइज। जैसे मैक्रोमैक्स इंडियन कंपनी है, मोबाइल्स बनाती है, मैक्रोमैक्स है वो लार्ज है ना। और माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल। तो स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का सिंपल सा डेफिनेशंस क्या है बेटा, तो सिंपल सा डेफिनेशंस आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं या तो जिनकी साइज स्मॉल होती है, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम इस सब्जेक्ट में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे, है ना। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो इन साइज, जिनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, पैथोजेंस भी कहते हैं, तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो प्रॉपर्टी जिनकी होती है या जिनकी साइज माइक्रो लेवल की होती है, उसका एग्जांपल आपको मालूम होगा, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंजाई हैं, प्रोटिस्टा हैं, प्रोटोजोन जोन में आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, माइक्रोब्स हैं, यानी कि स्मॉल इन साइज वाले क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक्सेप्ट देन वायरस, वायरस को छोड़ करके। अच्छा, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, हम क्यों बैक्टीरिया डिस्कस करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब आप 4th सेमेस्टर में आओगे तो आपको एक कोर सब्जेक्ट दिखाई देगा जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। उस फार्माकोलॉजी के 6th सेमेस्टर में यानी 3rd फार्माकोलॉजी में आप पढ़ोगे एंटीबायोटिक्स, यानी दोज ड्रग विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, बैक्टीरिया को कंप्लीट रूप से जो किल्ड करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो हम जब एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बनाते हैं, बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें मेडिसिन क्या करना होता है, बनाना होता है। हम मेडिकल स्टोर खोल करके दवाइयां सेल करने के लिए हम फार्मेसी नहीं कर रहे हैं बेटा, हम थोड़ा सा मेहनत करें तो हम फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं। जैसे अभी कोविड जो हमारा पैंडेमिक चल रहा, तो यहां पर भी जो वैक्सीन आया होगा वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फार्मासिस्ट ही बनाया होगा,
तो फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है फॉर्मुलेशन का डेवलपमेंट करना। तो हम बैक्टीरिया को तब मार पाएंगे जब हम बैक्टीरिया को जान पाएंगे। जैसे आप अपने दुश्मन को अगर खात्मा करना चाहते हो, आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हो, तो आप अपने दुश्मन की कमजोरी समझोगे, है ना, डायरेक्ट उसकी कमजोरी। जैसे मानकर चलो जो इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं, तो वो जब जेम्स एंडरसन की बॉल को फेस करने जाते हैं तो पहले एक दिन उस पर एनालिसिस होती है कि जेम्स एंडरसन पिछले एक महीने में कैसा कैसा बॉल डाला है। एनालिसिस करके जब हम जाते हैं तब हम उनको क्या कर पाते हैं, अच्छे से खेल पाते हैं। यानी जब भी आप सामने वाले से फाइट करने जाते हो तो आपको सामने वाले के बारे में जानना जरूरी है। तो आप अगर मेडिसिन बना रहे हो, कोई फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हो, तो आपको यह जानना जरूरी है कि सामने वाले को मारना कैसे है। यानी अगर एक बैक्टीरिया हमें कोई बीमारी कॉज करके दे रहा है, यानी एक बैक्टीरिया कोई डिजीज हमारी बॉडी में कॉज कर रहा है, तो हमें उस बैक्टीरिया को पहले जानना जरूरी है, क्योंकि हम बैक्टीरिया को नहीं जानेंगे तो उसको हम किल्ड नहीं कर पाएंगे, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट नहीं कर पाएंगे, और जब हम उसको इनहिबिट नहीं कर पाएंगे तब हम ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का नहीं कर पाएंगे, यानी कि फॉर्मुलेशन जो मेडिसिन का है वो नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। एचएपी हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर के लिए, कि जो डिसऑर्डर हमारी होती है उसके लिए, और डिजीज के लिए माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यानी आने वाले टाइम पे जब आप 6th सेमेस्टर में पढ़ोगे तो ड्रग एक्टिंग और माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स पे आपको एक यूनिट ही मिलेगा, जिसमें आपको फंजाई को मारने के लिए मेडिसिन, बैक्टीरिया को मारने के लिए मेडिसिन, वायरस को मारने के लिए मेडिसिन, ये सारे मेडिसिन वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का सिंपल सा डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हिस्ट्री वाले बैकग्राउंड पे मैं नहीं जाता। हिस्ट्री वाला बैकग्राउंड की, इनका माइक्रोब्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो वहां से क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही कम अराइज होते हैं हमारे जीपेट में, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो हमें याद रखना है जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं जीपेट एग्जामिनेशंस में, और जहां पर आपको जो कॉलेज का एग्जामिनेशंस होना है, यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशंस होना है, उस एग्जामिनेशंस में कुछ हिस्टोरिकल पोर्शन अगर लिखने के लिए आ जाए तो वो पोर्शन से भी हमें समझ में आ जाए उन चीजों के लिए। तो देखो माइक्रोबायोलॉजी है तो ये बायो का पोर्शन है, ये बायोलॉजी का पोर्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, लेकिन इनकी साइज स्मॉल होने के कारण इनको हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंडर में रखा, यानी स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही हम सेकंड चैप्टर बैक्टीरिया पर क्या कर जाएंगे बेटा, इंटर कर जाएंगे बगैर टाइम लॉस किए हुए। तो देखिए अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो कुछ हिस्टोरिकल अप्रोच ऐसे हैं जिसको हमें पढ़ना और हमें जानना बहुत जरूरी है हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए और हमारे जीपेट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे जी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे एरिस्टोटल है। आप सभी को मालूम है कि अगर मैं फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करूं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो कौन है भाई, तो फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने क्या बताया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एरिस्टोटल क्या बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल्स। उस समय जब इन्होंने इन्वेंशन किए, इन्होंने क्या बताया भाई कि देयर आर 2 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। एक हमारे क्या हो गए बेटा एनिमल, और एक हमारे हो गए प्लांट्स। एक हमारा क्या हो गया एनिमल्स और एक हमारा हो गया प्लांट। उन्होंने एनिमल्स को फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। एक को उन्होंने क्या बोला था एनिमा, और एक को नाम दिया था उन्होंने एनिमा। एनिमा और एनिमा। और प्लांट को फर्दर उन्होंने क्या क्लासिफाइड किया था, तो 3 पार्ट में, हर्ब, श्रब एंड ट्री अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। यानी कि ऑर्गेनिजम्स आर 2 टाइप्स, first is animals and second is plant. Animals is further classified into 2 category, anima and enema. Anema means those animals which don't have blood, and enema means those animal which having blood. It means anima वो organisms होते हैं जिनमें blood नहीं होता है, और enema वो organisms होते हैं जिनमें blood present होता है। इसके अलावा उन्होंने प्लांट को कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड किया, तो हर्ब, श्रब एंड ट्री। यानी कि प्लांट के साइज के बेस पर, उनकी लेंथ के बेस पर जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है उसको उन्होंने हर्ब बोला,
जो मीडियम साइज के प्लांट हैं उनको उन्होंने श्रब कहा, और जो लार्जेस्ट प्लांट हैं उनको उन्होंने ट्रीज बोला। ये किनका हो गया? एरिस्टोटल का। तो चलिए, उस समय तो लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया, उस समय लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया कि हर्ब, श्रब, ट्री ये 3 प्लांट हैं, और एनिमा, एनिमा 2 एनिमल्स हैं, और दुनिया में 2 ही प्रकार के क्या हैं? जीव जंतु हैं, यानी 2 टाइप्स के क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन टाइम जब चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ तो क्या हुआ भाई? तो इसके बाद लिनियस साहब आ गए। एरिस्टोटल के बाद जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर बायोलॉजिकल जो साइंटिस्ट हुए, बायोफील्ड से जो रिलेटेड साइंटिस्ट हुए, उनका नाम क्या था? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजी सेक्टर को, बायोलॉजी फील्ड को इंप्रूव करने का। उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, उन्होंने सिस्टेमा वर्ड दिया, सिस्टेमा नेचुरे उन्होंने बुक लिखे, है ना। तो इसके अलावा उन्होंने ICBN, ICZN का जो नॉर्म्स है वो उन्होंने डिसाइड किए। तो और इसके अलावा जो हमारा टैक्सोनोमियल हिरार्की है, जिसमें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम, जो हमारी हिरार्की है, बायोलॉजिकल हिरार्की या तो टैक्सोनोमियल हिरार्की जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था। यानी एरिस्टोटल के बाद जो सेकंड साइंटिस्ट हमें जो डिस्कस करना है यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में, वो कौन से हैं भाई? तो कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस पे आते हैं। अब देखो, एरिस्टोटल ने बताया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एरिस्टोटल ने क्या बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को टोटल कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। लिनियस भी क्या बताया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ किंगडम। सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन यहां पर क्या किया है? किंगडम बढ़ा गया है, क्योंकि एरिस्टोटल के समय में टैक्सोनोमियल हिरार्की नहीं बनी थी। और टैक्सोनोमियल हिरार्की, अगर आप बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट है तो आपको मालूम है कि जो बेसिक हमारा जो बायोलॉजी है वो हमारी हिरार्की के बेस पर ही। जैसे आप बी फार्मा कर रहे हो तो 100% आपने 11th-12th किया होगा, तभी आप बी फार्मा कर रहे हो, अदरवाइज आप बी फार्मा नहीं कर रहे होते। तो वैसे ही जब हम बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन करते हैं तो बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो क्या है? स्पीसीज है। स्पीसीज आगे जाकर के जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम और डिवीजन, और उसके बाद हम कहां पर आते हैं? किंगडम पे आते हैं। जो टॉप लेवल ऑफ हायरार्की हमारी है वो क्या है? किंगडम है। यानी उनका बहुत बड़ा रोल है ना। तो देखो, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम का रोल क्या है, तो आप मेरे से लिंक मांगेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, तो उस नंबर पे आप लिंक मांगेंगे तो कुछ वीडियोज उस पे भी मैंने बनाए हैं, तो आप देख लेना उस वीडियोज को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, इन सबका टैक्सोनोमियल हायरार्की में या तो टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन में क्या रोल है ना। तो लिनियस साहब के समय में क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड फिर से करना स्टार्ट किया गया। बोला गया कि भाई एरिस्टोटल ने तो 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल दिए, लेकिन अब तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया गया? किंगडम में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी जो टॉप लेवल ऑफ जो हायरार्की था वो क्या था? किंगडम था, और किंगडम में ही इसको क्या किया गया? क्लासिफाइड किया गया। तो कैरोलस लिनियस जो है आने वाले टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किए। समझना अच्छे से पॉइंट बेटा, साइंटिफिक पॉइंट है, साइंटिस्ट से रिलेटेड पॉइंट है, क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज हम बेसिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शंस, और आज हम बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शंस पोर्शन पे इंटर भी कर जाएंगे, और आने वाली क्लास में बैक्टीरिया को और डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्या बताया कि कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। तो 2 टाइप्स के तो एरिस्टोटल भी बताया, लेकिन इनमें और उनमें आंसर क्या है? तो इन्होंने क्या बताया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ किंगडम। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बर्ड के लिए उन्होंने क्या बताया? किंगडम वर्ड यूज किए। क्या बताया? किंगडम। तो उन्होंने क्या बताया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ किंगडम। फर्स्ट वन इज एनिमल किंगडम एंड सेकेंड वन इज प्लांट किंगडम। तो देखिए, क्लासिफिकेशन तो एरिस्टोटल ने भी यही किए थे जी। इनके पहले जो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी थे एरिस्टोटल, उन्होंने भी तो यही क्लासिफिकेशन किए थे, एक एनिमल और एक प्लांट। लेकिन उस समय किंगडम नहीं था, उस समय टैक्सोनोमियल हायरार्की डेवलप नहीं हुई थी। इस कारण से लिनियस साहब उसका बेनिफिट्स लेकर के चले गए। बेनिफिट्स क्या उठाए कि भाई एरिस्टोटल ने 2 बताए थे, चलो हम इसमें किंगडम ऐड कर देते थे। तो अकॉर्डिंग टू लिनियस देयर आर 2 टाइप ऑफ किंगडम, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एनिमल किंगडम, यहां पर वर्ड फोकस करना, किंगडम है, एंड सेकंड वन इज प्लांट किंगडम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाज क्लासिफाइड बाय एरिस्टोटल।
अरिस्टोटल के ही अनुसार सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया था, लेकिन सबसे पहले किंगडम में जो क्लासिफिकेशन हुआ था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो हुआ था अपने कैरोलस लिनियस के थ्रू। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस एंड टू टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। ये पॉइंट आपको याद रखना, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी एरिस्टोटल टू टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताया था कि टोटल टू टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जबकि कैरोलस लिनियस ये बताया कि टू टाइप्स के क्या है भाई, किंगडम है। ये हो गया कैरोलस लिनियस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। चाहो तो यहां पर कुछ बुक्स के नाम है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो याद कर लेना। इन्होंने क्या क्या दिए थे, तो एक तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन याद रखना है, क्योंकि देखिए 2020 यानी कि पिछले साल जीपेट में क्वेश्चंस आया था, जो आया था प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशंस को लेकर के, और वो प्लांट किंगडम हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, 5 टाइप ऑफ प्लांट हम लोग डिस्कस किए थे। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि एम्फीबियन और प्लांट कौन से हैं, तो ब्रायोफाइटा। तो ये 9th का क्वेश्चन है जो जीपेट में पूछा गया। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हिस्टोरिकल अप्रोच वहां पर क्वेश्चंस आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमसे पूछे, लेकिन पूछ सकते हैं। तो बस एक झलक इसको देखना, हम ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ चुके हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिए थे, कैरोलस लिनियस। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखे थे बेटा, उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे। क्या था, सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे जो बुक है वो भी कौन दिए थे, कैरोलस लिनियस, उसका राइटर थे, वो उन्होंने इस बुक को लिखे थे। तो ये 2 पॉइंट तो एटलीस्ट आपको कैरोलस लिनियस से रिलेटेड आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं 3rd पॉइंट पर, साइंटिफिक पॉइंट पर। अब जब इन्होंने बताया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ किंगडम और लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट इज एनिमल किंगडम एंड सेकेंड इज प्लांट किंगडम, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ साइंटिस्ट इस कॉन्सेप्ट को अपोज करना शुरू कर दिए। अपोज करने का मतलब हुआ कि इन्होंने बोले कि नहीं नहीं, 2 ही कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यार। आपने माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रोबियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स जो हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, आपने उसको एनिमल कैटेगरी में रखा है, जबकि ये एनिमल्स कैटेगरी के अंडर में आते ही नहीं है। ये तो बहुत स्मॉल इन साइज हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, मतलब लगभग ऑलमोस्ट ऑल ऐसे माइक्रोब्स हैं जो नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो इनका ड्रॉबैक आना शुरू हुआ, किनका, कैरोलस लिनियस। देखो टाइम टू टाइम, जैसे आपको लगता होगा कि आपके फादर जी का, जो आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपको लगता होगा यार इन लोग बहुत दूसरे सोच के हैं यार, आज के सोच से मैच नहीं करते हैं। आने वाला जो जनरेशन होगा, यानी आपका जब चाइल्ड होगा, आपका जब ग्रैंड चाइल्ड होगा, तो उनकी भी सोच आपसे नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है, टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं, थोड़ी सी नई चीजें क्या होती है अपनी कम्युनिटी में, अपना जिस भी सोशल जगह पे आप रह रहे हो, जिस एरिया में आप रह रहे हो, वहां पर क्या होती है, बदलाव आते हैं। तो कैरोलस लिनियस के कॉन्सेप्ट से आने वाला जनरेशन सेटिस्फाइड नहीं था, यानी कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कैरोलस लिनियस को बोला कि नहीं, आपने गलत किया है, आपने जो क्लासिफिकेशन किया उसको हम अपोज करते हैं, क्लासिफिकेशन 2 नहीं 3 होने चाहिए। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। अब जो नए साइंटिस्ट आते हैं जी, ई हेकल, क्या आते हैं, तो न्यू साइंटिस्ट हैं ई हेकल। ई हेकल, तो ई हेकल जो साइंटिस्ट आए, ई हेकल क्या दिए कि देयर आर 3 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने क्या बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने टाइप्स के हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने कैटेगराइज किए 3 टाइप्स में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्या बताया कि कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप के। उन्होंने क्या दिया भाई, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या नाम दिए भाई, तो एक का नाम दिया प्लांटी, सेकेंड का उन्होंने नाम क्या दिया भाई, एनिमल, जो ऑलरेडी था एनिमेलिया, और इन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटिस्टा। तो अकॉर्डिंग टू ई हेकल देयर आर 3 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर आर 3 टाइप ऑफ किंगडम, प्लांट, एनिमल एंड प्रोटिस्टा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट जीपेट एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, और यही इसका क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो
तो ई हेकल क्या दिए थे बेटा, तो याद रखना है कि ई हेकल दिए थे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये पॉइंट हमें याद रखना है। क्या दिए थे, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो अभी से ही अगर आप जीपेट स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन करना 3rd सेमेस्टर से ही, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और आप बिलीव मानो कि आप 5th सेमेस्टर में यानी कि 3rd ईयर में ही जीपेट आप क्रैक कर जाओगे, और 4th ईयर में तो आप एक रैंक बना लोगे अपने लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे यार हम बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं, इतना जल्दी क्या मतलब है, लेकिन आप अभी से स्टार्ट करो बेटा प्रिपरेशन। अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आप अच्छा रैंक बना लोगे फाइनल ईयर में, और उसके बाद आप अच्छे जगह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप अच्छे जगह से MS और M फार्मा करोगे। और हमारे चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी एजुकेशन आपको देगी, आपको पूरी जीपेट का प्रिपरेशन जो है वो आपको हमारी चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, है ना। तो आप अपने फ्रेंड से इन चीज़ों को शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारी व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए ताकि आपको क्लासेस वहां पर मिलेगा। बाकी आगे मैं बताऊंगा कि कहां से फार्मास्पेरेंट की ऐप भी हमारी है जहां पर टेस्ट वगैरह होते हैं, आपको वहां पर टेस्ट देना होगा, तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आने वाली क्लास में। अभी फिलहाल हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वन इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम यानी कि कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से भी संतुष्ट नहीं थे, यानी उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे। अब उससे सेटिस्फाइड नहीं थे तो ये क्या करेंगे भाई, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर के आए, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 4 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें कुछ साइंटिस्ट की तो इनके अनुसार टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हैं, 4 टाइप्स के हैं। तो कौन कौन है, ये साइंटिस्ट का नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस वाज गिवन बाय केपलैंड। याद रखेंगे कौन सा साइंटिस्ट थे भाई, केपलैंड। तो केपलैंड जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 4 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय ई हेकल, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय केपलैंड। ये हमारा क्या हो गया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए बेसिक साइंटिस्ट वाले पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं। इन सब का ड्रॉबैक भी था, आने वाले टाइम पे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अब पढ़ेंगे। तो इन सब का ड्रॉबैक क्या था कि इन सब ने ऑर्गेनिजम्स को इनके सेल के बेस पर डिवाइड नहीं किए, यानी चाहे वो 2 किंगडम हो, चाहे वो 3 किंगडम हो, चाहे वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, किसी क्लासिफिकेशन ने इनके सेल के बेस पर इनको क्लासिफाई नहीं किया। जैसे मानकर चलो माइक्रोब्स जो होते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, और दूसरे माइक्रोब्स जो प्रोटोजोन्स हैं यानी कि जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक सेल के बने हैं। आपने दोनों को एक ही जगह पे रख दिया, दोनों को आपने माइक्रोब्स के कैटेगरी में रख दिया, तो वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया कि आप प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स को भी आप माइक्रोब्स मतलब एक कैटेगरी में रख दिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और आप यूकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिजम्स को भी एक जगह रख दिए। इसके अलावा और क्या ड्रॉबैक था, तो ड्रॉबैक था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था, यानी कि दे कैन नॉट क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू they had not classified living organism according to their cellular organization, यानी कि सेल वॉल कंटेनिंग कौन है, सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग कौन है। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे आपने नहीं क्लासिफाइड किया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे क्लासिफाइड नहीं किया। ये सारे ड्रॉबैक थे। तो कुछ ड्रॉबैक मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे। तो कुछ ड्रॉबैक थे, किसके ड्रॉबैक थे भाई, तो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम सभी क्लासिफिकेशन का क्या था भाई, तो दे हैव नॉट classified living organism according to their cell, their type of cell, according to cellular organization, according to mode of nutrition, and according to phylogenetic, या तो इसको हम और बोलते हैं इवोल्यूशन।
तो ये सब ड्रॉबैक थे जी। किसके ड्रॉबैक थे? 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कैरोलस लिनियस का, ई हेकेल का और केपलैंड का, कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो टाइप ऑफ सेल के बेस पर नहीं था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर नहीं था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर नहीं था और इवोल्यूशन के बेस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया। एक पॉइंट मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, दुनिया में सबसे बेस्ट जो क्लासिफिकेशन होता है, यानी बेस्ट क्लासिफिकेशन इन द वर्ल्ड विच इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशन, दुनिया का वो क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है जो इवोल्यूशन के बेस पर किया गया हो, जो फाइलोजेनेटिक के बेस पर किया गया हो। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशन, यानी पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन डेवलप हुआ, ये अगर इसकी ऑरिजिन के बेस पर अगर क्लासिफिकेशन कोई साइंटिस्ट करता है तो वो दुनिया का सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है। तो इन्होंने जो 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट ने दिए, यानी केपलैंड, कैरोलस लिनियस और एरिस्टोटल या ई हेकल जो साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिए, इन्होंने ये बताया ही नहीं कि पहले कौन ऑर्गेनिज्म आया और उसके बाद कौन ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, डेवलप हुआ। इनमें से कोई भी साइंटिस्ट है, यहां पर मैंने जितने भी स्क्रीन पे आपको दिए हैं, इनमें से कोई भी साइंटिस्ट ने ये प्रूफ नहीं किए और इसके बेस पर क्लासिफिकेशन नहीं किए। दैट्स व्हाई दीज ऑल क्लासिफिकेशंस हैज नॉट एक्सेप्टेड। ये जितने भी क्लासिफिकेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये कोई भी क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। यानी उस समय तो एक्सेप्ट किया गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके ड्रॉबैक आए और ड्रॉबैक आए तो इनको क्या किया गया कि इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो आया क्या भाई? तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे आए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन सारे ड्रॉबैक को, यहां पर जितने भी ड्रॉबैक हम डिस्कस कर रहे हैं ना, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, टाइप ऑफ सेल या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, ये सारे क्लासिफिकेशन, ये सारे ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए एक साइंटिस्ट आए 1969 में, जिसका नाम था R.H. व्हिटेकर। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा, नेक्स्ट वन इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या आ गया? तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये कौन दिए थे बेटा? तो यहां पर याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट का नाम तो जी 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट यहां पर थे R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर इन 1969, यहां पर आपको ये डेट भी याद रखना है। 1969 में एक साइंटिस्ट आए R.H. व्हिटेकर और इन्होंने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 5 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। यानी इस वर्ल्ड में टोटल कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है? 5 टाइप्स के हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको बताऊंगा और इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आपको बैक्टीरिया पे लेकर के जाऊंगा, है ना। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। अगर आपने को याद नहीं है तो आप इसको रिवाइज करेंगे और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें यही पढ़ना है। तो साइंटिस्ट हमारे कौन से हैं? R.H. व्हिटेकर क्या दिए थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 5 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है भाई? तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 5 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के हैं बेटा? 5 टाइप्स के। और जितने भी ड्रॉबैक थे 4, 3, 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस के, सारे ड्रॉबैक ये क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। तो आज वाली क्लास में, अभी तक आपने हो सकता है इस चीज को रटा होगा, आज वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ कैसे। मैं बताने का था 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम भी बताता, लेकिन वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी होता है बेटा, उन थियोरी को हमें ज्यादा अच्छे से क्या होता है? पढ़ने की जरूरत होती है। जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी होती है, यानी जिसको सबने एक्सेप्ट किया है, उस थ्योरी को हमें बहुत अच्छे से पढ़नी होती है। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हमारा कौन सा है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया कैसे गया? कैसे R.H. व्हिटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया? सारे ड्रॉबैक को फुलफिल कैसे किए? बहुत सारी चीजें अब अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? 5 किंगडम,
क्या देख रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया बेटा, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। तो देखो क्या हुआ, तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था जी, तो ड्रॉबैक हमारा था सेल, हमारा ड्रॉबैक क्या था, सेल था। तो हम लोग कहां पे आ जाते हैं, सेल पर। तो हम लोग जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेल कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के सेल हम लोग लगा लेते हैं। एक हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक, और एक हमारा क्या है, यूकैरियोटिक। तो आपको मालूम है कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इन सब का मीनिंग भी क्लियर होगा। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स होता है फॉल्स, और कैरियोटिक वर्ड लिया गया है कैरियोन से, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। चाहो तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, वैसे वो इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रो मीन्स क्या होता है, मतलब यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव, और कैरियोटिक जो वर्ड है वो कैरियोन से लिया गया है। कैरियोन का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, और प्रिमिटिव का मतलब होता है फॉल्स। यानी दोज सेल which having false nucleus is known as prokaryotic. Those cell which having false nucleus is known as prokaryotic cell. And U मतलब होता है true. U means क्या होता है, true. तो those cell having true nucleus is known as eukaryotic cell. Understood है? तो prokaryotic का मतलब जिनके पास false nucleus है, और eukaryotic का मतलब है जिनके पास true nucleus है। अब ये फॉल्स न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो दोज न्यूक्लियस विच हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज ट्रू न्यूक्लियस। यानी वैसे न्यूक्लियस जिसके बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो उसे हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। दोज न्यूक्लियस विच हैविंग न्यूक्लियोलस इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज ट्रू न्यूक्लियस। यानी वैसे न्यूक्लियस जिनके पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है उसको भी हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। एंड दोज न्यूक्लियस विच हैविंग हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज ट्रू न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस के लिए 3 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसके अंदर न्यूक्लियोलस हो, और हिस्टोन प्रोटीन हो। अगर ये तीनों चीजें किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, और अगर ये तीनों चीजें किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है यानी एब्सेंट है तो उसको हम फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं। तो हमें टर्म्स पे जाना है, हमेशा देखो रटना नहीं, चीजों को समझने की कोशिश करना। टर्म्स के पीछे जाओगे तो क्वेश्चंस जहां से भी आएगा आपको सॉल्व हो जाएगा, है ना। और इंटेलिजेंट और एक डफर और मीडियम स्टूडेंट के बीच में यही डिफरेंस होता है जी, कि जिसको डीप नॉलेज है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। और इंटेलिजेंट हमेशा क्या करता है, वो क्रैक करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को। तो ये डीप नॉलेज वो लाता कहां से है, डीप नॉलेज का मतलब है एक एक वर्ड के पीछे जाना। आप जितना टर्म्स के पीछे भागोगे आपको उतना ही ज्यादा नॉलेज होगा। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक आया तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हमें समझना है। तो प्रोकैरियोटिक का सिंपल मीनिंग हो गया प्रो मींस प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब हो गया फॉल्स, और कैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, कैरियोन, कैरियोन मींस न्यूक्लियस, इट मींस दोज न्यूक्लियस या दोज सेल व्हिच हैविंग फॉल्स न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। एंड यू मींस ट्रू, इट मींस दोज न्यूक्लियस व्हिच हैविंग ट्रू, दोज सेल व्हिच हैविंग ट्रू न्यूक्लियस इज नोन एज यूकैरियोटिक। ये सारे टर्म्स पे फिर मैंने आपको बताया कि ट्रू न्यूक्लियस और फॉल्स न्यूक्लियस में क्या डिफरेंट है, तो वो सारे टर्म्स आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। तो इन्होंने क्या किए, आर.एच. व्हिटेकर पे हम लोग थे, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने क्या किए कि जो भी ड्रॉबैक था, अब तक जो हम लोग ड्रॉबैक देखते जा रहे थे, उन सारे ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन एक दिए। उस क्लासिफिकेशन का नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या बताया कि जो पहला ड्रॉबैक था कि सेल, टाइप ऑफ सेल के बेस पे आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड नहीं किया। तो इन्होंने सबसे पहले टाइप ऑफ सेल उठा लिया। तो देखो कितने टाइप ऑफ सेल होते हैं, 2 टाइप ऑफ। अब देखो प्रोकैरियोटिक जो होता है इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो इट इज यूनिसेलुलर इन नेचर। ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर इन नेचर। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। प्रोकैरियोटिक कभी भी मल्टी सेलुलर नेचर के नहीं होते हैं जी। यानी कि जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया की बात करें तो ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर इन नेचर। यानी प्रोकैरियोटिक ऑलवेज यूनिसेलुलर इन नेचर होंगे, कभी भी मल्टी सेलुलर हो ही नहीं सकते। आने वाले टाइम में इवोल्यूशन क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2021 अभी तक तो प्रोकैरियोटिक जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी यूनिसेलुलर ही रहेगा, क्योंकि अब उस समय तक अभी इन्वेंशन, अब तक नहीं इन्वेंशन हुआ था, अब क्या वहां पर इंप्रूवमेंट होगी।
तो ये हमेशा क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो यूनिसेलुलर। तो देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग आ गए। जो सेकंड ड्रॉबैक था, यहां पर मैंने बताया था ना कि ड्रॉबैक क्या है भाई, तो ड्रॉबैक है टाइप ऑफ सेल, ड्रॉबैक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये सारे ड्रॉबैक तो हमें फुलफिल करना है। हमारी जो कमजोरियां हैं उस कमजोरी को अगर हम ठीक कर लिए, हम सब सही हो जाएंगे, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमें मालूम है कि हम फेल क्यों हो रहे हैं, अब तक हम नीट क्यों नहीं क्रैक किए। अगर हम पढ़े होते, अच्छे से मेहनत किए होते, तो हो सकता है हम नीट क्रैक कर चुके होते, हम कहीं एमबीबीएस डॉक्टर बन चुके होते, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे होते, लेकिन कहीं मिस्टेक हुआ होगा, कुछ गलती हुई होगी हमसे। उस गलती के कारण आज हम बी फार्मा या तो हम माइक्रोबायोलॉजी या तो कुछ ऐसी चीजें हम कर रहे हैं, बीएससी नॉर्मल कर रहे हैं। तो उन गलतियों को अब हमें सुधारना है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि अभी सही टाइम है थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, है ना। बाकी फिफ्थ सेवन सेमेस्टर अपना जीपेट के लिए तो इसको देखेंगे ही देखेंगे। थर्ड वालों के लिए बहुत सही टाइम है कि आप अभी से ही जीपेट का प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे ही आप फाइनल ईयर में जाएं आप अपना रैंक सिक्योर करें और अपना कैरियर को क्या करें, सेट करें। तो यानी जो मिस्टेक हमसे हुई है उस मिस्टेक को ठीक करना। मिस्टेक क्या हुआ था, तो टाइप ऑफ सेल के बेस पे आपने क्लासिफाइड नहीं किया, हमने सबसे पहले टाइप ऑफ सेल ले आए। सेकंड मिस्टेक क्या किए थे साइंटिस्ट लोग, तो सेकंड मिस्टेक साइंटिस्ट लोग किया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होने नहीं बताया, हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लेकर के आ गए कि भाई ऑल प्रोकैरियोटिक आर यूनिसेलुलर इन नेचर, यानी कि प्रोकैरियोटिक कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं होता है। तो ये तो हो गया ये। अब हम जब यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक जो है वो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। प्रोकैरियोटिक ऑलवेज यूनिसेलुलर इन नेचर होगा बेटा, लेकिन जैसे ही हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होगा और मल्टीसेलुलर भी होगा, दोनों नेचर के वो पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर नेचर का भी होगा और मल्टीसेलुलर का भी होगा। तो इन्होंने यूकैरियोटिक को क्या लिख दिया कि कुछ ऐसे यूकैरियोटिक हैं जो यूनिसेलुलर हैं और कुछ ऐसे यूकैरियोटिक हैं जो मल्टीसेलुलर हैं। तो पहले कौन आएगा, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर से ही मल्टीसेलुलर बनेगा ना, एक सेल से हजारों सेल बनेंगे, ना कि हजारों सेल से एक सेल बनेंगे, आपको भी मालूम है। इसलिए हमने यूकैरियोटिक में पहले यूनिसेलुलर लिखा, उसके बाद मल्टीसेलुलर लेकर के आया। इसका रूल है, इसका आगे जाकर के एक मैं इवोल्यूशंस के पॉइंट लेकर के आऊंगा, इसको समझना अच्छे से। तो यूकैरियोटिक उन्होंने क्या बताया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब उन्होंने क्या देखा कि भाई जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल की बनी होती है और प्रोकैरियोटिक में भी केवल एकमात्र सेल की बनी होती है, यानी सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल की बनी होती है, उस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम दिए मोनेरा। क्या नाम दिए बेटा, मोनेरा। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो उनका आया वो मोनेरा, ठीक है। और वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था यूनिसेलुलर, लेकिन बना क्या चीज का था, यूकैरियोटिक सेल का। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो था वो टोटल 2 टाइप्स का था। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर थे वो क्या थे भाई, प्रोकैरियोटिक सेल के बने थे, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर नेचर के थे वो यूकैरियोटिक सेल के बने हुए थे। तो यूकैरियोटिक वाले सेल के ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया बेटा, प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर को उन्होंने क्या नाम दिया भाई, तो नोन एज मोनेरा, एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटिस्टा। अब जब वो मल्टीसेलुलर में जाते हैं तो मल्टीसेलुलर में क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल वॉल कंटेनिंग है और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग है। यानी मल्टीसेलुलर में उन्होंने क्या देखा, फर्दर जब इसके अंदर में वो जाते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको दिखाई दिए जिनकी बॉडी में सेल वॉल भी प्रेजेंट है, यानी सेल वॉल कंटेनिंग। और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले जो ओनली सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग था। देखो सेल मेम्ब्रेन तो सब में प्रेजेंट होगा, लेकिन सेल वॉल ऑप्शनल है ना। सेल वॉल क्या है भाई, ऑप्शनल है। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सेल में सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, है ना। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, तो वो लेस प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, यानी कि उनको हार्म ज्यादा होगा। जो एक्सटर्नल स्ट्रेस हैं, यानी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक जो फैक्टर हैं, वो सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा हार्म करेंगे एज कंपेयर टू सेल वॉल कंटेनिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उन्होंने आर एच व्हिटेकर साहब ने क्या देखा कि
कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हैं तो यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन सेल वॉल कंटेनिंग है। क्या है? सेल वॉल कंटेनिंग है। कुछ ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग है। तो जो सेल वॉल कंटेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, उसके अंदर जब वो जाकर के देखते हैं तो फर्दर उन्होंने वहां पर क्या देखा कि इसमें कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। यानी इसके अंदर जब ये और अंदर जाते हैं तो यहां पर इनको फर्दर 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स और मिलते हैं। एक क्या मिला? नॉन फोटोसिंथेटिक। क्या मिला बेटा? नॉन फोटोसिंथेटिक। यानी सेल वॉल तो इनमें प्रेजेंट हैं, सेल वॉल तो इनमें प्रेजेंट हैं, लेकिन नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल तो प्रेजेंट हैं लेकिन फोटोसिंथेटिक है। क्या है? फोटोसिंथेटिक है। ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल के बने हैं, मल्टी सेलर यानी कि 1 से ज्यादा सेल उनकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, सेल वॉल भी उनके सेल के बाहर प्रेजेंट हैं, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक है उस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या नाम दिए? तो उस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने बोले फंजाई। क्या नाम दिए बेटा? फंजाई। और वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेटिक हैं, सेल वॉल कंटेनिंग है, मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक सेल के बने हैं, उस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम क्या दिए भाई? प्लांटी, यानी कि प्लांट्स। और दोज ऑर्गेनिज्म विच हैविंग ओनली सेल मेम्ब्रेन इन देयर सेल इज नोन एज एनिमेलिया। इस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या नाम दिया बेटा? एनिमेलिया। एनिमेलिया। चलो दिख रहा है बोर्ड है ना, यहां पर मैंने क्या लिखा? एनिमेलिया। तो ये एनिमेलिया है। तो उन्होंने क्या बताया कि देयर आर 5 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन इज मोनेरा, सेकेंड वन इज प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंजाई, फोर्थ वन इज प्लांटे एंड फिफ्थ वन इज एनिमेलिया, अकॉर्डिंग टू R.H. Whittaker. R.H. Whittaker के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है। अब व्हाट इज मोनेरा? तो मोनेरा इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा डेफिनेशंस, यहीं से डेफिनेशंस आपका आ जाएगा। मोनेरा मींस बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं? बैक्टीरिया क्या होते हैं? मोनेरा कैटेगरी के आते हैं, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल्स क्या है भाई? तो इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का अगर आपको डेफिनेशंस, आने वाले टाइम पे हम बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे जी। अगला जो हमारा चैप्टर है वो बैक्टीरिया ही है, हमारा माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर ही बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का डेफिनेशन क्या है? तो बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया यूनिसेलुलर नेचर के होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होंगे उनकी बॉडी में, और प्रोकैरियोटिक सेल के बने होंगे। व्हाट इज प्रोटिस्टा? तो इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके जीपीटी एग्जामिनेशन में, विच वन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल, या विच वन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल। वन क्वेश्चन तो ये आएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास है? मोनेरा। एक्सेप्ट देन मोनेरा ऑल ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल। यानी बैक्टीरिया को छोड़कर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप दुनिया में पढ़ोगे ना, वो सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। इस पॉइंट पे बिल्कुल आप अच्छे से गांठ बांध करके याद कर लो। प्रोकैरियोटिक केवल और केवल क्या है? मोनेरा। यानी बैक्टीरिया जो है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। इसके अलावे जो भी ऑर्गेनिजम्स आपके सामने आ रहे हैं बेटा, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा? विच वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इन नेचर, और दे कैन ऑल्सो आस्क विच वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स इन नेचर। तो unicellular, whenever they will ask unicellular prokaryotes, then your answer will be Monera, and whenever they will ask unicellular eukaryotic, then your answer is Protista. So what is Protista? The Protista is a unicellular eukaryotic organism. What is Monera? तो Monera is a unicellular prokaryotic organism. चलिए अब आप बताइए what is fungi? तो fungi is non photosynthetic सेल वॉल कंटेनिंग मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन आ गया। फंजाई क्या है? तो किस सेल के बने होते हैं? यूकैरियोटिक सेल के।
क्या होंगे उनकी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है मल्टी सेलर है, क्या है सेल वॉल कंटेनिंग है, क्या है नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो व्हाट इज द फंजाई? तो फंजाई इज नॉन फोटोसिंथेटिक सेल वॉल कंटेनिंग मल्टी सेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज प्लांटी? तो प्लांटी इज अ फोटोसिंथेटिक सेल वॉल कंटेनिंग मल्टी सेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट इज एनिमेलिया? तो इट इज ओनली सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग मल्टी सेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो हमने आर.एच. व्हिटेकर का जो मैंने आपको चार्ट बताया कि आर.एच. व्हिटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम कैटेगरी में कैसे कैटेगराइज किया, ये मेथड मैंने आपको बताया कि कैसे क्लासिफाइड किया गया। यहां पर रटना नहीं था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया हम रट गए और हम पास हो गए। नहीं, यहां पर हमें समझना था कि मोनेरा कैसे लाए, प्रोटिस्टा को कैसे उन्होंने क्लासिफाइड किए, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई को कैसे क्लासिफाइड किए। तो यहां पर देखिए ऑल जो था, देखो टाइप ऑफ सेल कंप्लीट हो गया अपना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉबैक फुलफिल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक बचा फाइलोजेनेटिक। अब देखो सबसे पहले दुनिया में कौन ऑर्गेनिज्म आया बेटा? तो याद रखना है कि दुनिया में जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आया था उस ऑर्गेनिज्म का नाम था मोनेरा। उसके बाद कौन आया? प्रोटिस्टा। उसके बाद कौन आया? फंजाई। उसके बाद कौन आया? प्लांटे। उसके बाद कौन आया? एनिमेलिया, है ना। उसके बाद कौन आया भाई? एनिमेलिया। तो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वर्ल्ड में, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑरिजिन हुई थी इस अर्थ के ऊपर, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन था? बैक्टीरिया था। और बैक्टीरिया में भी कैसा था? एनारोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, एनारोबिक एंड एरोबिक। एनारोबिक बैक्टीरिया था, यानी प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले बना था। प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले बना था। प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोनेरा सबसे पहले बना था। उसके बाद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा बना। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई का डेवलपमेंट हुआ, फंजाई के बाद प्लांटे, और सबसे लास्ट में एनिमेलिया बना। यानी हमारी जो ऑरिजिन हुई, जो एनिमल्स की ऑरिजिन हुई इस वर्ल्ड में, वो सबसे लास्ट में हुआ। और हमारी बॉडी में, हमारे सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये तो देखो सारे ड्रॉबैक फुलफिल हो गए। इन्होंने क्या बता दी? इन्होंने वो भी चीजें बता दी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पर भी क्लासिफिकेशन किया, यानी इन्होंने टाइप ऑफ सेल जो ड्रॉबैक था उसको भी फुलफिल किए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉबैक को फुलफिल किए, इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फुलफिल किए, इन्होंने फाइलोजेनेटिक, यानी जितने भी ड्रॉबैक थे 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस का, वो सारे ड्रॉबैक इन्होंने क्या कर दिए बेटा? फुलफिल कर दिए। इसलिए तो बोला जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे, ये वन ऑफ द बेस्ट क्लासिफिकेशन और वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है कि मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो कौन सा था? आर.एच. व्हिटेकर का। क्यों था? क्योंकि इन्होंने टाइप ऑफ सेल के बेस पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर और फाइलोजेनेटिक यानी कि इवोल्यूशन के बेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किए थे? क्लासिफाइड किए थे। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन वहां पर यह भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट और ट्रू रिगार्डिंग आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन और विच वन ऑफ द इनकरेक्ट रिगार्डिंग आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। तो इसमें ये सारे ऑप्शंस आएंगे जो अभी मैंने आपको बताया, तो कर लोगे। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया। जो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमें तो ये मालूम हो गया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, हमें क्या करना है? ये 5 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करना है। एनिमेलिया और प्लांटी जो है वो हम अलग पढ़ते हैं। एनिमेलिया के लिए हम लोग HAP पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम में हम ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इसको डिस्कस करते हैं। प्लांट्स किंगडम के लिए हम अपना फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे। आने वाले टाइम पे आप जब 4th सेमेस्टर में जाओगे तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा फार्माकोग्नोसी, उस सब्जेक्ट में आप उसको डिस्कस करोगे। हालांकि प्लांटे और एनिमेलिया अपने इनकी क्लासिफिकेशंस वगैरह, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अगर होगा तो अपन कभी डिस्कस करेंगे, या तो ऑलरेडी चैनल्स पे अवेलेबल है, मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है। उन वीडियोज को थोड़ी सी लो क्वालिटी में है, व्हाइट बोर्ड पर है, ये ऐसे स्क्रीन वाली वीडियोज पे नहीं है, लेकिन आप वहां से इन चीजों को देख सकते हैं। मैं आपको आप हमसे लिंक मांग लीजिएगा, मेरे मोबाइल नंबर, ये हमारा मोबाइल नंबर है बेटा 9039301429। तो इस मोबाइल नंबर पे आप उसका लिंक मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो? उन वीडियोज को देख करके रिवाइज कर सकते हो। वैसे वो 11th-12th का कॉन्सेप्ट है और आपको हो सकता है वो सारी चीजें पहले से मालूम हो, है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं? तो
5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में हमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ना है। यानी ये जो 3rd सेमेस्टर का जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें हम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे, प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे और फंजाई डिस्कस करेंगे। ये 3 चीजें अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज आपको एक और बता देता हूं। सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म क्वेश्चंस आते हैं जी। देखो टोटल ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, 5 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उनमें से सेल वॉल कंटेनिंग कौन कौन से हैं, तो सेल वॉल कंटेनिंग में पहला ऑर्गेनिज्म है बेटा मोनेरा। मोनेरा जो है वो सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरा ऑर्गेनिज्म है बेटा फंजाई। फंजाई जो है बेटा वो भी क्या है, सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। थर्ड जो है बेटा वो है प्लांटी, यानी जो प्लांट्स हैं वो भी क्या है, सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। एंड कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं, कुछ प्रोटिस्टा है ना, यानी कि सम प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा जो है वो सेल वॉल कंटेनिंग है। प्रोटिस्टा का ऐसा नेचर होता है कि इनमें ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये हमें याद रखना है। अब देखो अगर मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो किसी ना किसी चीज का बना होगा। मोनेरा में क्या प्रेजेंट है भाई, तो मोनेरा में प्रेजेंट है सेल वॉल। क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। तो सेल वॉल किसी ना किसी चीज का बना होगा। यानी जब आप अपने घर के वॉल को देखोगे तो वॉल ब्रिक्स का, सैंड का, सीमेंट का, इन सब चीजों का बना होगा। जो हमारा वॉल है वो किसी ना किसी चीज का बना है। तो वैसे ही अगर बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी कि मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, मोनेरा का मतलब क्या है बेटा, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल है तो वो सेल वॉल किसी चीज का बना होगा। तो बैक्टीरियल सेल वॉल आर बेसिकली मेड अप ऑफ, याद रखेंगे बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या चीज का बना होता है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। फंजाई में भी क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल, और अगर प्रेजेंट है तो वो किसी ना किसी चीज का बना होगा। क्या चीज का बना होगा बेटा, तो फंगल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ काइटिन। क्या चीज का बना होता है बेटा, काइटिन का। प्लांट्स सेल वॉल जो है बेटा ये बना होता है आपका सेलुलोज का। क्या चीज का बना होता है, सेलुलोज का। और प्रोटिस्टा में 2 प्रोटिस्टा है ना, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं। 2 प्रोटिस्टा हैं जी, एक है डायाटोम्स और सेकंड है डिनोफ्लैजिलेट। ये 2 ऐसे प्रोटिस्टा हैं जिनमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, बाकी और किसी में प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर प्रेजेंट है तो क्या चीज का बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट का होता है उसी का क्या बना होता है, अपना प्रोटिस्टा का भी सेल वॉल बना होता है। तो याद रखेंगे मोनेरा यानी बैक्टीरियल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जीपीटी में आएगा कि बैक्टीरियल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे वहां पर। फंगल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, ऐसे ही प्लांट सेल वॉल पूछा जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका मैं ट्रिक बता देता हूं कि इसको याद कैसे करना है। छोटे छोटे निमोनिक्स हैं और अभी हम इसको याद कर लेते हैं। आने वाली क्लासेस में मैं आपको बहुत सारी चीजों का निमोनिक्स दूंगा। देखो किसी भी कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करना है ना तो स्मार्ट स्टडी करनी होती है। कुछ ऐसे ट्रिक्स होंगे, कुछ ऐसे निमोनिक्स होंगे जो आपको इजीली क्या कराएंगे, चीजों को याद करवाएंगे। जैसे यहां पर क्या है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल क्या चीज का बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। कैसे याद करेंगे, तो बैक्टीरिया से निकालेंगे बैक और पेप्टिडोनिक से क्या निकालेंगे, पेप्ट। तो पेप्ट एक स्कूटी आती है, टीवीएस की एक स्कूटी आती थी पहले पेप्ट करके, है ना। तो पेप्ट स्कूटी को बैक करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, ये अपन याद करेंगे। भले ही प्रॉब्लम नहीं जाती होगी लेकिन हम याद रखेंगे कि पेप्ट स्कूटी को बैक करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बैक से हो जाएगा बैक्टीरिया और पेप्ट से हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन। क्वेश्चन विल बी सॉल्व देयर, क्योंकि देयर विल बी गिवन 4 ऑप्शंस एंड आउट ऑफ 4 1 इज करेक्ट ऑप्शन। तो आपको एक एक वर्ड से वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने पेप्ट याद कर लिया ना, और अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बैक्टीरियल सेल वॉल और मेड अप ऑफ, तो आप डायरेक्ट याद करोगे कि सर ने क्या बताया था, बैक यानी कि बैक करने में प्रॉब्लम जाती थी पेप्ट स्कूटी को, और पेप्ट से वहां पर आप आंसर सिलेक्ट कर लोगे कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए वैसे ही सेकंड है फंजाई। तो फंजाई से एक टर्म्स निकालेंगे जी, फन। क्या करेंगे, फन का। और काइटिन से क्या निकालेंगे,
चीटिंग। देखो काइटिन को हम प्रोनाउंसिएशन में और क्या बोल सकते हैं, चीटिन भी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं, चीटिन भी कह सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो एग्जामिनेशंस में टीचर ने क्या बोले कि बेटा फन करो लेकिन चीटिंग मत करो। क्या बोलते हैं कि फन करो मगर चीटिंग मत करो। तो फन से फंजाई और चीटिंग से हो जाएगा चीटिन। चीटिन को हम क्या बोलेंगे, काइटिन। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो फंगल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ काइटिन। कैसे याद करेंगे, तो फन करो मगर चीटिंग मत करो। चलिए प्लांट से निकालेंगे जी, प्लान। क्या निकालेंगे, प्लान। तो प्लान किए कि एक सेल खरीदना है। क्या खरीदना है, सेल। सेल का मतलब मोबाइल। प्लान करते हैं ना कि कहीं घूमना है, मूवीज देखना है, ये करना है, वो करना है, तो वैसे ही प्लान किए कि एक सेल खरीदेंगे। तो प्लान से हो जाएगा प्लांट्स और सेल से हो जाएगा सेलुलोज। ये भी याद हो जाएगा। अब आते हैं कि प्रोटिस्टा में सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है। तो प्रोटिस्टा में दो ही ऐसे सेल वॉल प्रोटिस्टा हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। एक है डायाटोम, एक है डिनोफ्लैजिलेट। यानी कितने प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, तो टू को हिंदी में क्या बोलते हैं, दो। क्या बोलते हैं, दो। तो दो प्रोटिस्टा में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। डीओ से डायाटोम्स, डीओ से डिनोफ्लैजिलेट, याद हो जाएगा। तो प्रोटिस्टा कितने हैं, दो यानी कि डीओ, डी से डिनोफ्लैजिलेट, डी से डायाटोम्स। तो प्रोटिस्टा का एग्जांपल जब आप देखोगे ना तो यही है जी, क्राइसोफाइट्स में आता है डायाटोम्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, इसके अलावा आता है यूग्लेनॉइड्स, इसके अलावा आता है प्रोटोजोन्स, इसके अलावा आता है स्लाइम मोल्ड। ये एग्जांपल है। तो डी से दो ही एग्जांपल हैं, डायाटोम्स और डिनोफ्लैजिलेट। याद हो गया, यानी कि दो ऐसे प्रोटिस्टा हैं जिनमें क्या है, सेल वॉल। और बना क्या चीज का होगा, तो जो प्लांट का है वही किसका बना होता है, अपना प्रोटिस्टा का बना होता है। वैसे प्रोटिस्टा में क्या होता है, एब्सेंट होता है, और एनिमल में तो एब्सेंट है ही। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें और क्या समझना है यहां पर कि देखो, यहां पर मैंने क्या बताया कि बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया के पास क्या होता है भाई, तो ऑल बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ सेल वॉल। तो बैक्टीरिया हैविंग सेल वॉल, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बैक्टीरिया हैविंग सेल वॉल, एक्सेप्ट देन वन। यहां पर एक एक्सेप्शन है जी, एक क्या है, एक्सेप्शन है। एक ऐसा भी बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, और वो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपीएलओ, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो देखो, ऑल बैक्टीरिया हैविंग सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स एंड म्यूरिन। म्यूरिन में आगे बताऊंगा बैक्टीरिया में, लेकिन फिलहाल हमें पेप्टिडोग्लाइकन याद रखना है। तो ऑल बैक्टीरिया हैविंग सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एक्सेप्ट देन माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या है भाई, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ऑल फंजाई आर मल्टीसेलुलर इन नेचर एक्सेप्ट देन ईस्ट। ईस्ट को छोड़कर के सारे जो फंजाई है सभी के सभी मल्टीसेलुलर नेचर के होते हैं। तो हमारे लिए वो सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो एक्सेप्शन आता है वहां से क्वेश्चंस अराइज होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वहां से हमें जीपेट में या अदर फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो एक्सेप्शंस क्या है जी, तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा की प्रॉपर्टी क्या है, तो माइकोप्लाज्मा जो है क्या है भाई, तो डोंट हैव सेल वॉल, डू नॉट हैव सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है ये बैक्टीरिया, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। क्या है बेटा, तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, दुनिया का सबसे छोटा जो ऑर्गेनिजम्स है वो है माइकोप्लाज्मा। दुनिया में सबसे छोटा ऑर्गेनिजम्स क्या है बेटा, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरे दुनिया में। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। माइकोप्लाज्मा को हम और क्या बोलते हैं, पीपीएलओ यानी प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मैं यहां पे लिख देता हूं, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या है जी, ये एक बैक्टीरिया है, लेकिन सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किए, कंप्लीट किए। ये आपको याद रखना है, और नेक्स्ट क्लास से बेटा हम लोग बैक्टीरिया को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले टाइम पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जीपेट का रोल क्या है, आपको जीपेट क्रैक करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं,
फार्मेसी में जीपेट का रोल क्या है, कितनी स्कॉलरशिप आती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस में सिलेक्शंस होता है, जनरल वालों के लिए क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़िए और जितना आपको दिया जाता है वो आप उतना कवर कीजिए। आपको देखिए अभी माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा आपका जो क्लास लगेगी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लग रही है, इसके अलावा आपका जो फार्मास्यूटिक्स जो है बेटा 1 उसकी क्लास लगेगी, और इंजीनियरिंग जो आपकी सब्जेक्ट आती है उसकी क्लास लगेगी। तो आपको क्लास वीक में 3 to 4 क्लासेस जो है बेटा आपको दिए जाएंगे, एक सवा घंटे की। अच्छा, ये हम लोग लाइव भी आते हैं बेटा, और लाइव के बाद जो है ये हम लोग और हमेशा परमानेंट हमारे चैनल्स पे वीडियो अवेलेबल रहते हैं। तो आप अपने फ्रेंड से जो भी हैं बेटा उन फ्रेंड से शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से स्प्रेड कीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें आपको क्या की जाएगी, हमारी फार्मा एस्पायरेंट टीम के थ्रू दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।